बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो नॉवेल स्टार्ट करने जा रही हूँ उसका नाम है दिल फिरदौस, जिसे लिखा है जे निगहत ने। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा नॉवेल है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलें। शुरू करते हैं। माँ मोहब्बत शफ़क़त इबादत रियाज़त, वो लफ्ज़ ही नहीं उतरा जिसे तुझे लिखूं। शहनाज बेगम के कमरे में मौत की सी खामोशी थी जो पिछले 15 मिनट से इसी तरह कायम थी। आखिर उन्होंने बात ही ऐसे की थी। वो अपनी 1 साल की मासूम सी बच्ची का निकाह करना चाहती थी, वो भी 5 साल के अपने भतीजे से। शहनाज, देखो, समझने की कोशिश करो। वो दौर और था जब इस तरह बच्चों की शादी हो जाया करती थी, लेकिन अब के दौर में ऐसा नहीं होता। इस दौर के बच्चे बचपन के रिश्तों को नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर उनकी किस्मत में लिखा हुआ तो हम उनके बड़े होने के बाद धूमधाम से उनकी शादी करेंगे। काफी देर बाद बहरोज साहब ने हिम्मत करके उन्हें समझाना चाहा। "हम्म, भाई, मरने वालों के साथ मजाक नहीं किया जाता।" शहनाज बेगम के होठों को एक तल्ख मुस्कुराहट ने छुआ। भाई, आप दोनों के बड़े होने की बात कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि कल की सूरज देखना भी मेरी तकदीर में नहीं लिखा। वो अपनी माँ की गोद में लेटी अपनी 1 साल की फूल सी बच्ची को देखकर बोली, जो आज ही 1 साल की हुई थी। ऐसा ना कहो गुड़िया। शहरोज साहब उनका हाथ पकड़कर आजी से बोले। इनकी कल तक गुड़ियों से खेलने वाली बहन की एक ही साल में क्या हालत हो गई थी। आप लोग अब भी मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्यों? आप लोगों की बात ना मानने की तो सजा पाई है मैंने। वो कुछ और तल्ख हुई। लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी बेटी मेरी नादानी में की गई गलती दोहराए, या अगर बदकिस्मती से मैं जिंदा रह गई तो मेरी आप लोगों से नाफरमानी की सजा उसकी शक्ल में मेरे सामने आए। नहीं, बोलते हुए उनकी सांस फूलने लगी थी। भाई, आप लोग अभी निकाह करें, उन दोनों का मेरे सामने। मैं अपनी बेटी को महफूज हाथों में देखना चाहती हूँ। भाई, एक बार मुझे यकीन हो जाए कि मेरी नन्ही गुड़िया हमेशा के लिए आप लोगों के ठंडे साए में है तो मैं चैन से मर पाऊंगी। अम्मा, कहे ना इन्हें। उनकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन आखिरी वक्त में भी उन्हें अपनी बेटी की ही पड़ी थी, और उन्हें इस हालत में देखकर अम्मा जान का कलेजा फट रहा था। उन्हें अपनी तीनों बच्चों में बेटी सबसे ज्यादा अजीज थी। शहरोज, निकाह खां का इंतजाम करो फौरन। अम्मा जान ने अपने आंसू पोंछते हुए कड़क आवाज में हुक्म सुनाया। लेकिन कोई लेकिन नहीं। अगर मेरी बेटी की यही ख्वाहिश है तो यही सही। जी। शहरोज साहब खामोशी से कमरे से निकल गए। बेग हाउस में अम्मा जान की हुक्मदोली करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। उनका हर फैसला हरफ आखिर होता था। फिर कुछ ही देर में शहरोज साहब निकाह खां को लेकर हाजिर हुए। आफरीन बेगम ने नकीब को नहलाकर सफ़ेद शलवार कमीज में बिल्कुल दूल्हा बना दिया था, जबकि अम्मा जान की गोद में महवे ख्वाब नन्ही गुड़िया को आज ही सालगिरह की खुशी में नहलाकर नए कपड़े पहनाए गए थे। वक्त की कमी और शहनाज बेगम की बिगड़ती हालत को देखते हुए खानदान से कुछ ही लोगों को निकाह में शामिल किया गया था, और कुछ ही देर में निकाह का नेक फरीजा अंजाम पाया गया। निकाह के बाद बेड के एक साइड बहरोज साहब नकीब को, जबकि दूसरी साइड शहरोज साहब नन्ही सी निशा को गोद में लेकर बैठे थे, और खानदान के ही किसी लड़के ने कैमरे से फोटो क्लिक किया था। उधर कैमरे की आंखों ने इस यादगार मंजर को तस्वीर की शक्ल में हमेशा के लिए कैद किया था, तो उधर शहनाज बेगम अपनी बेटी को आंखों में कैद किए हमेशा के लिए आंखें बंद कर गई थी। क्यों इतनी कम जिंदगी लिखवा कर आई थी मेरी बच्ची? आज 23 साल बाद अम्मा जान वो फोटो हाथ में लिए बैठी थी, वरना इस फोटो को उन्होंने बहुत अंदर किसी गहरे राज की तरह छुपा दिया था। उन्हें आज भी निकाह से कुछ वक्त पहले शहनाज बेगम के अल्फाज असबर थे। अम्मा जान, मुझे पता है मैं कुछ पल की मेहमान हूँ। मेरी इतनी नाफरमानी सरकशी के बाद भी आप सबने सब कुछ भूलकर मुझे गले लगाया। इसके लिए मैं आपका उस पाक परवरदिगार का जितना शुक्र अदा कर लूँ कम है। लेकिन आप मेरी सारी गलतियाँ, मेरी ज़िंदगी का एक एक बाब मेरी बेटी के 18 साल होते ही उसे सुनाइएगा। उसे बताइएगा कैसे उसकी माँ ने अपनी नादानी में आप लोगों से नाफरमानी करके एक मतलबी दौलत के पुजारी शख्स से शादी की, और जब 1 साल तक उसे दौलत के नाम पर मेरी तरफ से फूटी कौड़ी नसीब नहीं हुई, उल्टा एक बेटी का भार उसके कंधों पर आ गया, तो वो हॉस्पिटल में ही मुझे तलाक देकर चला गया। अम्मा जान, आप उसे समझाइएगा
कि जिन फैसलों में बड़ों की रजामंदी शामिल नहीं होती, जो फैसले जज्बात में, जल्दबाजी में, आनन फानन सबके खिलाफ जाकर लेते हैं, उन फैसलों से बनने वाले रिश्ते कभी नहीं फलते फूलते। वो रिश्ता कभी कामयाब नहीं होते। उनमें खुशी और मोहब्बत के रंग नहीं होते। उनमें सिर्फ पछतावा और अजियत होती है, आज आखिरी सांस तक, जैसे मुझे है। क्योंकि बड़ों के फैसलों में उनकी उम्र का तजर्बा बोलता है, वो चेहरा शनास होते हैं, जबकि जज्बात में लिएगा फैसला सिर्फ बेवकूफ़ी और हमाकत होती है। अम्मा जान, मैंने आपकी तरबियत को शर्मिंदा किया, आप लोगों की मोहब्बत और लाड प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, जिसके लिए मैं अपने आखिरी वक्त में भी शर्मिंदा हूँ। इसके लिए अपनी बेटी को आपको देकर जा रही हूँ। इसकी अच्छी तरबियत कीजिएगा और भूल जाइएगा कि कभी कोई शहनाज भी हुआ करती थी। शहनाज बेगम निशा का छोटा सा हाथ अम्मा जान के हाथ में दे गई। मैंने तुम्हारा ये सच तो उसे बता दिया, लेकिन दूसरा सच कैसे बताऊंगी मेरी बच्ची? जिस एक फरीक को बताया था वो तो 8 साल से घर ही नहीं लौटा। अगर दूसरे को तो बता दिया तो मैं तो अपने दोनों बच्चों से शायद हाथ ही धो बैठूंगी। अम्मा जान शहनाज बेगम की फोटो पर हाथ फेरते हुए बोली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू साफ कर फोटो को उठाकर तकिए के नीचे रखा। आ जाओ। उनके इजाजत देते ही गिरती पड़ती दानीन और दरक्षा कमरे में दाखिल हुई। दादी जान दोनों दौड़कर उनके गले लगी थीं। अरे क्या हुआ? हटो परे से। नलायकों, मेरी सांस नहीं आ रही, हटो। अम्मा जान ने जबरदस्ती दोनों आफ्तों को अपने ऊपर से हटाया। दादी जान, अभी जो हम खबर देने वाले हैं ना, उसे सुनकर वैसे ही आपकी सांसें ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह जाएगी और बीच की खाली जगह ही रहेगी। दानीन धप से बेड पर बैठती हुई सस्पेंस फैलाने की गर्ज से बोली। क्या फजूल बोल रही हो? कुछ बताना है तो बताओ, वरना जाओ यहाँ से। मुझे ईशा की नमाज अदा करनी है। दादी जान इस वक्त मजाक के मूड में तो बिल्कुल नहीं थी। अरे मेरी प्यारी प्यारी दादी जान, गुस्सा क्यों करती हैं? बात सुनेंगे तो आपके नींद, चैन, होश, हवास सब वैसे ही उड़ जाएंगे। दरक्षा ने भी दानीन का साथ दिया। अब तुम लोग कुछ बताओगे या मैं उठाऊं अपना डंडा? अम्मा जान तेज हुई। कल शाम नकी भाई वापस आ रहे हैं। दोनों एक जुबान होकर तकरीबन चिल्लाते हुए बोली और अम्मा जान की सांस सच में कहीं गले में ही अटक गई। क्या? तुम लोग सच सच कह रही हो? अम्मा जान तानीन के दोनों हाथ थामकर आंसुओं के दरमियान बोली। जी दादी जान, अभी अब्बू बता रहे थे कि ऑफिस से निकलते वक्त भाई का फ़ोन आया था उन्हें, और वो बता रहे थे कि भाई कल वापस आ रहे हैं। दानी ने उनके दोनों हाथ मजबूती से थामकर खुशी में चहक कर बोली, जिस पर अम्मा जान ने बढ़कर उसे गले से लगाया था। वो अपने साथ किसी और को भी ला रहे हैं, उनके लिए भी कमरा तैयार करने के लिए कहा है भाई ने। दरक्षा ने मजीद उनकी मालूमात में इजाफा किया, जिस पर अम्मा जान ने दहल कर अपने सीने पर हाथ रखा। क्या फजूल बोल रही हो? वो किसे लाएगा अपने साथ? अम्मा जान, हर द्यार गैर में रहने वाले बेटों के घर वालों की तरह जहन में आए सोच को फौरन झटक कर उन्हें झिड़का। दादी जान, आप हम पर क्यों खफा हो रही हैं? ये हम अपने दिल से तो नहीं कह रहे, अब्बू जी बता रहे थे चाचू को, तो हमने आपको बता दिया, वरना अम्मी जान ने तो कहा था कि आपको भी परेशान ना किया जाए। दानी मुंह फुलाकर बोली। भला उसकी क्या गलती थी? वो दोनों बेचारी तो सिर्फ बीजे मालों का किरदार निभाते हुए खबर फैला रही थी। अच्छा जाओ तुम लोग, और मुझे नमाज अदा करने दो। अम्मा जान ने उन्हें यहाँ से ही भगाना मुनासिब समझा। अभी जो भी होना था कल होना था। अम्मा जान, जिस दिन मैं इस रिश्ते को राय दाने के बराबर भी कबूल कर लूँगा, लौट आऊँगा। तब तक आप सब इस बात की तसल्ली रखें कि जिस रिश्ते के लिए मैंने कभी रजामंदी ही नहीं दी, वो रिश्ता मेरे लिए क्या अहमियत रखेगा। नीचे के तकिए सेट करते ही उन्हें आज से 8 साल पहले 20 साल नकीब के अल्फाज कहे याद आए थे। तो मैं क्या समझूं नकी, कि तुमने इस रिश्ते को कबूल कर लिया है? अगर हाँ, तो फिर अपने साथ किसे ला रहे हो? अम्मा जान तसव्वुर में नकीब से मुखातिब थीं। अल्लाह, मेरी शहनाज के साथ जो हुआ उसे मेरी निशा के साथ ना दोहराना। इस बार ये बुरी हड्डी बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अम्मा जान दिल ही दिल में अल्लाह से मुखातिब थी, जो दिलों के भेद जानने वाला था। अब्बू जी डन, अम्मी जान डन, चाचू डन, चाची डन। दानीन और दरक्षा अम्मा जान के कमरे से निकलने के बाद हिसाब लगा रहे थे कि उन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ कहाँ तक पहुँचाई थी। दानीन उंगली पर गिन रही थी और दरक्षा उसकी तस्दीक कर रही थी। दारम, दानीन को अपने 15 साल कज़न दरक्षा के भाई की याद आई। उसी ने तो हमें खबर दी थी। दरक्षा ने उसकी यादाश्त पर मातम किया।
कौन बचा फिर? दरक्षा मुंह पर उंगली रखते सोचने के अंदाज में बोली। अरे सबसे इम्पोर्टेंट लोग, यानी नन्ही परी और उनकी मामा, दानिन चुटकी बजाकर बोली थी। निशा के कमरे की तरफ भागी थी, जो उनके कमरे की साइड में ही था। उसके पीछे उछलती कूदती दरक्षा भी थी। वो दोनों शफा की नींद का ख्याल करते हुए बिना आवाज़ पैदा किए दबे कदमों कमरे में दाखिल हुई। फिर उसी एहतियात का मुजाहिरा करते हुए पलट कर दरवाज़ा भी बंद किया और सामने ही नन्ही पड़ी, यानी शफा बेड पर बेखबर पुरसकून नींद सो रही थी, और इनकी मामा निशा साइड ड्राइंग टेबल ऊंचा सा जूड़ा बनाए, आंखों पर फ्रेमलेस चश्मा लगाए, लैपटॉप का स्क्रीन पर नज़र जमाए इन्हमाक से काम कर रही थी। कान में हैंड फ्री लगे थे, इसीलिए दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ नहीं आई थी, लेकिन अपना काम रोककर वक्तन फवक्तन वो अपनी बेटी का जायज़ा लेती रही थी। आदत से मजबूर जब तक वो कान में हैंड फ्री नहीं लगा लेती थी, काम पर फोकस ही नहीं कर पाती थी। अभी वो चेहरे पर ममता भरी मुस्कान सजाए शिफा पर एक नज़र डालने पलटी ही थी, जब उसकी नज़र दबे पांव बेड की तरफ बढ़े ही दोनों आफत पर पड़ी। वो सूरज से अपनी जगह खड़ी होती हुई उनके बेड पर पहुंचने से पहले बीच में आकर खड़ी हुई। क्या है? मैंने अभी सुलाया शिफा को, सुबह खेल लेना, वरना अगर ये कच्ची नींद से जाग गई तो मसला होगा। निशा दोनों का हाथ पकड़कर खिड़की के पास चली आई थी। हम तो अपनी नन्ही परी को एक गुड न्यूज़ देने आए थे, और आपने? दानिंग मुंह फैलाकर निशा को घूरती हुई बोली। हाँ, हमने सबको एक गुड न्यूज़ सुना दी सिवाय नन्ही परी के, और अब हम इसे सुना कर ही जाएंगे। दरक्षा भी मुंह बनाती दानिन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी थी, जब निशा एक बार फिर उनके रास्ते में हायल हुई। लाइक सीरियसली, तुम लोग शफा को खबर सुनाने आए हो, 7 महीने की बच्ची को? निशा एक हाथ के 5 दूसरे हाथ की 2 उंगलियां निकालकर 7 महीने पर जोर डालती हुई बोली थी। आप ही! दोनों ने एहतजाज बुलंद किया, जिस पर निशा ने अपने हाथ खड़े किए। ओके ओके, ऐसा करो तुम अभी शिफा की मामा के आगे अपनी रिपोर्टिंग कर दो, सुबह शिफा को भी सुना देना। निशा ने दोनों का फूला हुआ चेहरा देखकर हल निकाला। आप ही, आपको पता है कल बोलकर दोनों सस्पेंस फैलाने के घर से निशा की तरफ देखा। अगर कल किसी वजह से तुम लोगों की यूनी हॉलीडे है तो मैं पहले बता दूं, मेरे पास तुम लोगों को फिर भी पढ़ना है। निशा उंगली उठाकर दोनों पढ़ाई चोरों पर खबरदार करते हुए बोली, जिस पर दोनों जी जान से बदमजा हुई। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि यूनी से जान छूट जाए, लेकिन कल छूटेगी यूनी से भी और आपकी क्लासेस से भी। दानिंग चहक कर बोली। अच्छा, वो किस खुशी में? खुशी? उफ, आपकी बहुत बड़ी खुशी। दानिंग निशा को बाजुओं से थामकर गोल घुमाते हुए बोली। धीरे बोलो जो बोलना है, या फिर सुबह बता लेना, अभी ऑफिस का बहुत काम पेंडिंग है, और अगर शिफा जाग गई तो फिर मेरे बगैर नहीं सोएगी। निशा उसके मुंह पर हाथ रखकर दबी आवाज में बोली। आप ही, कल नक्की भाई वापस आ रहे हैं, वो भी 8 साल बाद, और हम सब उन्हें लेने एयरपोर्ट जाएंगे। याहू! दोनों ने अपनी खुशी में एक बार फिर शिफा की मौजूदगी को खामोश कर दिया था, जिस पर निशा दोनों हाथों में सर गिराकर वहीं बैठ गई। पागल नन्ही पड़ी की नींद डिस्टर्ब होगी। दोनों एक दूसरे के मुंह पर उंगली रखकर बेड की तरफ इशारा कर गईं। जब यह खबर निशा को अच्छी तरह समझ आई तो अचानक ही उसके चेहरे के तासुरात बदले थे। मुठ्ठियां भींचकर उसने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, वरना दिल तो कर रहा था कि सब तबाह कर दे। आप भी खुशी से फ्रीज हो गई ना? मुझे पता था ऐसा ही होगा। घर में सबका यही हाल हुआ था, स्पेशली दादों का और बड़ी अम्मी का। दरक्षा ने बोलते हुए निशा का बाजू हिलाया तो जैसे होश में आई थी। तुम लोग जाओ, मुझे भी बहुत काम करना है। अगर शिफा जाग गई तो फिर काम नहीं होगा। निशा ने खुद पर काबू पाते हुए दोनों को बोलने का मौका दिए बगैर दरवाजे से बाहर किया, फिर दरवाजा बंद करके वहीं दरवाजे से टेक लगाकर जमीन पर बैठ गई। यार, तुम्हें निशा आपी का अंदाज कुछ अजीब नहीं लगा? मतलब हमने उन्हें इतनी धमाकेदार खबर सुनाई और उन्होंने हमें कुछ भी बिना कहे कमरे से निकाल दिया। दानी ने अपने बेड पर बैठकर कुशन की गोद में रखते हुए अपने बालों में ब्रश देख रही दरक्षा को देखकर बोली। हाँ, थोड़ा अजीब तो लगा था, लेकिन मुझे लगता है ऐसा रद्दअमल इसलिए था क्योंकि बचपन में हम दोनों के बीच के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। हर वक्त तीर तलवार लिए एक दूसरे से जंग के लिए खड़े होते थे, और फतह क्या करना होता था? अम्मा जान का प्यार, जो दोनों में पहले ही से बराबर बटा हुआ था। दरक्षा भी बेड की दूसरी तरफ बैठते हुए बोली। लेकिन वो बचपन था, अब तो वो दोनों बड़े हो चुके हैं। वैसे भी बचपन में कौन था वो लोग बाल पकड़ कर लड़ा करते थे। वो तो बस अम्मा जान ज़्यादा मोहब्बत मुझसे करती हैं कि लड़ाई होती थी। पता है, मुझे लगता था अम्मा जान कोई खूबसूरत हीरोइन है और ये दोनों उनके दीवाने आशिक। दानी ने अपनी बात पर खुद ही कहका लगाकर मजा लिया था। वेरी फनी। पागल,
वो दोनों अम्मा जान से बहुत अटैच थे और वो उनकी मोहब्बत करने का अंदाज़ और इंतहा थी कि वो अपनी मोहब्बत में ज़रा सी शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दरख्शां उसके सर पर चपत लगाकर बोली, हाँ हाँ, अंदाज़ अपना अपना। लेकिन फिर भी आप ही का रद्द-ए-अमल नाकाबिले फ़हम था। मतलब भाई पूरे 8 साल बाद घर वापस आ रहे हैं और फिर इन 8 सालों में आप ही और भाई ने एक दूसरे से कोई राब्ता भी नहीं रखा। थोड़ा अजीब ही है ये सब। दानिश की सुई वहीं अटकी थी। हाँ, बहुत अजीब है मेरी बहन, लेकिन अब सो जाओ, वरना ऐसा ना हो कल भाई आकर हमें जगाएं और कहें कि एयरपोर्ट के सपने से निकल आओ प्यारी बहनों, मैं वहाँ से आ चुका हूँ। दरख्शां बोलकर कंफर्टर में घुसी थी। अल्लाह ना करे ऐसा हो तो हमेशा फजूल ही बोलना। हाय, मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि कोई मेरा भी बाहर से आए और मैं इन्हें लेने एयरपोर्ट जाऊँ। आप जाकर कहीं वो ख्वाहिश पूरी हो रही है तो तुम अपनी मनहूस जुबान बीच में ला रही हो। दानी ने कंफर्टर में गठरी बने दरख्शां को एक धमोका लगाया था। दानी, तुम मनहूस, तुम्हारी जुबान मनहूस, तुम्हारी आने वाली 7-8 नस्लें मनहूस। अब अपना फटा रेडियो बंद करो कि सोती बनो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दरख्शां भी एक धमोके का बदला 2-3 धमोके से लेते वापस कंफर्टर में गायब हुई। अब ऐसे मेरी आने वाली नस्लों को तो गाली ना दो। दानी कमर से हिलाते हुए उसके बराबर लेट गई। लेकिन फिर भी यार, आप ही का रवैया मेरी समझ नहीं आया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भाई के आने से खुश नहीं है। दानीन की फिर वही तान थी। दानी, अब अगर तुम्हारी आवाज़ आई ना, यकीन करो, लात मारकर मैंने तुम्हें बेड से नीचे फेंक देना है। फिर ठंडे फर्श पर लेट कर अपने जासूसी दिमाग में आप ही के रवैये, रद्द-ए-अमल, बिहेवियर जो भी है, इस पर गौर करते रहना। दरख्शां ने कंफर्टर से मुंह निकालकर उंगली उठाते हुए वॉर्न करके फर्श की तरफ इशारा किया, जिस पर दानिश बुरे बुरे मुंह बनाती मुंह तक कंफर्टर लेकर लेट गई। भाई, आप एक बार फिर सोच लें, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं जब 15 साल का था तब अकेले सरवाइव कर लिया, अब तो 26 साल का हो गया हूँ। दानिश जाए नमाज उठाकर बैग में डालता हुआ फ़ोन में मगन नकी से मुखातिब था। दानिश की बात पर नकीब फ़ोन अपने जेब में रखता उसकी तरफ आया था। तुम 24 साल के हो या 64 साल के, पिछले 6 साल से भाई तुम्हारा मैं ही हूँ और मैंने बहुत सोच समझ कर ही फैसला किया है। अब जल्दी से डिनर करो, एयरपोर्ट के लिए निकलना है। नकीब उसकी टोपी सर पर सही करते हुए मोहब्बत से उसका गाल थपथपा गया। भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ की बात अलग है। वहाँ आपकी फैमिली होगी, आपके रिलेटिव्स होंगे। आप मुझे कैसे उन सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाएंगे? आप जानते हैं ना मैं एक ईसाई था एंड मेरे लुक्स भी अंग्रेज़ों जैसे हैं। दानिश ने किसी मुजरिम की तरह सर झुकाया। नकीब ने गौर से उसका चेहरा देखा। दानिश का रंग रूप कद काट सब अंग्रेज़ों जैसा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक, एक मबूहत कर देने वाला नूर था। उसकी हरी आंखों में दीन की रोशनी थी। सफ़ेद पेशानी पर स्याह नमाज का हीरे की तरह चमकता हुआ निशान, जो उसे हर किसी से मुख्तलिफ और पाकीज़ा बनाता था। तुम एक सच्चे मुसलमान हो और एक सच्चा मुसलमान सर कटा देता है लेकिन झुकाता नहीं। नकीब ने उसकी थोड़ी पकड़कर उसका नूरानी चेहरा ऊपर किया था। और अगर मैं तुम्हारा भाई हुआ तो क्या मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली नहीं हुई? और फिर भी अगर तुम्हें मेरी जॉइंट फैमिली अच्छी नहीं लगी तो मैं तुम्हारे लिए कोई इंतज़ाम कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। नकीब कतत से बोला। नहीं भाई, मुझे तो फैमिली का बहुत शौक है, बस मैं आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहता इसलिए। एंड मैं वहाँ आपकी कंपनी में जॉब करूँगा, ये प्रॉमिस आप याद रखें अपना। दानिश नकीब को खुद को घूरता पाकर मुस्कुराते हुए बात बदल गया। भाई पर एतबार नहीं है तो स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो। नकीब ने रूठेपन से बोलते हुए पार्सल खोलने लगा। बहुत एतबार है भाई, खुद से भी ज़्यादा। मेरे भाई की ज़ुबान किसी स्टैम्प पेपर से कम नहीं है। दानिश मोहब्बत से बोलते हुए इसके साथ बैठकर प्लेट में खाना निकालने लगा। एंड रही तुम्हारी बात लुक्स की, तो बच के रहना मेरे भाई। दुनिया में लोग हॉलीवुड के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं और तुम तो उनसे काफ़ी मिलते हो। नकीब दाएं आंख का कोना दबाकर उसे छेड़ गया। भाई, दानिश ने एहतजाज किया। हाँ हाँ हाँ, यार सच बता रहा हूँ, खफा क्यों हो रहे हो? ये लो जल्दी ख़त्म करो, आधे घंटे में निकलना है फिर। नकीब प्लेट उसके आगे करते हुए बोला। क्या हुआ, रुक क्यों गए? खाते खाते दानिश को निवाला रोककर सोचों में गुम देखकर नकीब ने उसका बाजू हिलाया। भाई, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया। हाँ, अबू और चाचू को बताया था। नकीब बोलकर वापस अपनी प्लेट पर झुक गया। क्या बताया? ये कि मैं एक ईसाई औरत का बेटा हूँ या ये कि मैं उनकी बहन के कातिल का बेटा हूँ? दानिश अपनी प्लेट को घूरते हुए बोला। सिर्फ ये बताया कि तुम एक नौ मुस्लिम इंग्लो इंडियन हो और पिछले 6 सालों से मेरे साथ हो, तभी तुम्हें मैंने अपना भाई बनाया है, इसलिए तुम्हें अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। अब खाओ।
नकीब ने उसकी तसल्ली के लिए मुख्तसर अल्फाज में समझाया था। भाई, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मैं उनकी बहन के कातिल का बेटा हूँ, उस ईसाई औरत का बेटा हूँ जिसके लिए उनकी बहन को तलाक दी गई, तो दानिश ने हाथ रोककर अपना कच्चा जाहिर किया। ये सच्चाई मैं जानता हूँ, तुम जानते हो दानी। अगर हम दोनों कुछ नहीं बताएंगे तो मालूम कैसे होगा? भाई, क्या ये झूठ नहीं होगा? नहीं, ये आधा सच होगा। आधा सच तो यही है ना कि तुमने 6 साल पहले इस्लाम कबूल किया है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं कि तुम इस घटिया शख्स के बेटे हो। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि तुम एक सच्चे मुसलमान हो, जिसने ईमान लाने के बाद से कभी तहज्जुद और ताश की नमाज तक नहीं छोड़ी। अल्लाह के महबूब बंदे हो, जिसका सबूत तुम्हारे चेहरे का नूर, और ये कोई नूर ही है, इसलिए तुम किसी बात की टेंशन ना लो और खुश रहो। नकीब एक हाथ से उसकी पेशानी का स्याह निशान छूते हुए बोला। भाई, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे मामा की डायरी नहीं मिलती तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं एक मुसलमान का बेटा हूँ। तो क्या होता है, सोच के आते ही मेरे बदन में खपखपी थारी हो जाती है। इससे आगे सोचूं तो माइंड ब्लाइंड हो जाता है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ, बचपन से ही मैं मुसलमानों में इंटरेस्ट लेता था। शायद वो अल्लाह की तरफ से मेरे लिए कोई साइन था। दानिश खुद ही अपने सवालों का जवाब देते हुए बोला। दानिश की बात पर नकीब ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। आखिर मेरा बाप कितना घिरा हुआ था कि एक औरत को वहाँ ऐसे बर्बाद किया कि कब्र तक पहुँचा दिया, फिर दूसरी औरत के ज़रिए यहाँ पहुँच के उसे भी 1 साल में छोड़ गया, यहाँ तक कि मेरी परवाह तक नहीं की। खुद मुसलमान होकर अपना खून ईसाई के हवाले कर गया। दानिश की भीगी गमज़दा आवाज़ पर नकीब ने उसकी पीठ थपथपाई। तुम इस सब को छोड़ो, मैं तुम्हें बेग हाउस के मकीनों से कैबी तारुफ करवाता हूँ। नकीब उसे हमेशा की तरह बहलाने के लिए टॉपिक चेंज कर गया, जिस पर दानिश भी सब भुलाई नजरों में इश्तियाक लिए उसकी तरफ मुड़ा। बेग हाउस में जिनकी हुकूमत चलती है, जिनका फैसले के आगे किसी की नहीं चलती, जो बेग हाउस की बुनियाद हैं, जिनके ठंडे साए में बेग हाउस हर सर्द गर्म हवा से महफूज है, जो बेग हाउस की जान है, वो है मेरी प्यारी अम्मा जान, बेग हाउस की सरबराह। नकीब होंठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट जाकर बोला। इसके बाद है अम्मा जान के बड़े सपूत, मेरे अब्बू जी, जो चाचू के साथ मिलकर बेग इंडस्ट्री चलाते हैं, जिनसे मेरी कम ही बनती है। नकीब मुंह बनाकर बोला तो दानिश मध्यम सा मुस्कुराया। घर और किचन की हुक्मरान है मेरी डार्लिंग अम्मी जान और मेरी प्यारी स्वीट हार्ट चाची जान। अम्मी जान से मेरी कुछ ज़्यादा ही बनती है। शायद इसी वजह से अब्बू जान हमेशा मुझसे नाला रहते हैं कि शादी के 1 साल बाद ही मैंने उनकी बीवी पर कब्जा जमा लिया। नकीब शरारती अंदाज में बोला तो अब की बार दानिश खुल के मुस्कुराया था। फिर है मेरी 2 नटखट गुड़िया, दानीन और दरख्शां। उन दोनों के तारुफ के लिए इतना काफ़ी है कि दोनों एक जिस्म दो जान हैं। 1 नंबर के पढ़ाई चोर, शरारत में उनका कोई सानी नहीं। स्कूल कॉलेज यहाँ तक के मकतब से भी उनकी शरारत की शिकायत आया करती थी, और उनकी शरारतों का जो ज़्यादा शिकार होता था वो मेरा जूनियर दारम, जो बदकिस्मती से घर का सबसे छोटा फ़र्द है। नकीब मुस्कुराकर बोलते हुए वापस खाने पर झुक गया। दानिश, जो अपनी आप ही के बारी के इंतज़ार कर रहा था, उसे खामोश देखकर बेचैन हुआ। मेरे आप ही? नकीब को निशा का जिक्र ना करना करता देख दानिश बेचैनी से पूछ बैठा। उसे नकीब ने ही बताया था कि उसकी एक आपी भी थी। वो कद्दू। निशा के नाम पर नकीब की नजरों में भरा भरा वजूद बॉय कट बालों में हमेशा नाक पर गुस्सा लिए लड़ने को तैयार निशा का सरापा लहराया, जिसका दिल वो आने से 5 दिन पहले बुरी तरह से दुखा के आया था। भाई, मेरी आपी है वो। दानिश एहतजाज करने के अंदाज में मेरी आपी पर जोर डालकर बोला। मैंने कब कहा नहीं है, लेकिन कद्दू जैसी है तो मैं क्या करूं? और अभी तुम अपने अजीज जान आपी से मिले तक नहीं हो, तभी भाई से गद्दारी कर दी। सही साले हो। नकीब उसे घूर कर बोला। भाई, कभी मिल भी तो नहीं पाऊंगा सबके सामने होकर भी, लेकिन यह एहसास बहुत खास है कि मेरा भी कोई खूनी रिश्ता है। दानिश लबों पर उदास मुस्कुराहट सजाकर बोला। कुछ आप ही के बारे में बताएं ना प्लीज। कद्दू 1 नंबर की कद्दू है। उसका मुझसे खुदा वास्ते का बैर है। मुझे देखती उसके सींग निकल आते हैं, जब देखो लड़ने बढ़ने को तैयार होती है, और मेरा नाम तो ऐसे लेती है जैसे मेरे पैदा होते ही मेरे कान में उसी ने अजान दी थी। बच्चे पहला लफ्ज माँ बोलते हैं। उसने नकीब बहरोज बेग बोला था। 1 नंबर की शिकायती चुगलखोर है। बचपन में मेरी सारी जासूसी कराकर अब्बू से बहुत जूते पड़वाए हैं उसने। मेरी दुश्मन अव्वल है। घर भर की लाडली, जिसने दुनिया में आते ही मेरी इंपॉर्टेंस कम कर दी। खुद भालू जैसी मोटी है कद्दू कहीं की, और मुझे ऊँट बोलती है। और अभी नकीब और निशा के ध्यान में कसीदे पड़ता कि दानिश को घूरता पाकर चुप हुआ। क्या है? तुमने पूछा, मैंने बताया।
भाई, मैंने अपनी आप ही के बारे में पूछा था, उसकी कंप्लेन करने को नहीं कहा था। दिस इज़ कम्प्लीटली अनफेयर। आप मेरे सामने मेरी अपनी बहन की बुराई कैसे कर सकते हैं? अनफेयर के बच्चे, जैसे तुम्हारी आपी होगी वैसे ही बताऊंगा ना। और कल तक मैं भाई था, अपनी दिल अजीज आपी के लिए भाई से सवाल जवाब। नॉट फेयर। नकीब मुंह फुलाकर बोला, ऐसी बात नहीं है भाई, आप तो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हैं। दानिश फौरन उससे लिपटा। अस्तगफिरुल्लाह, क्यों सगा बोलकर मेरा और अपनी बहन का रिश्ता खराब कर रहे हो? नकीब इसे दूर करते हुए बोला। तो दोनों ने एक दूसरे को देखकर फलक शगाफ कहका लगाया। फिर नकीब की आंखें दिखाने पर वापस खाने की तरफ मुतवज्जे हुआ। वैसे दानी यार, 2 साल उर्दू क्लासेस ली हैं, 6 साल से उर्दू बोल रहे हो, लेकिन उर्दू का जनाजा तुम आज भी अच्छा खासा निकाल लेते हो। नकीब हाथ साफ करते हुए बोला, जिस पर दानिश ने मुंह बनाया। भाई, मैं कोशिश तो करता हूँ सही बोलने की, बट एक्सेंट प्रॉब्लम यू नो। दानिश मुंह बनाकर बोला। भाई, तुम्हारी ये कोशिश मैं तो समझ जाता हूँ, लेकिन दुआ करना कि वो दोनों आफत स्पेशली दानी समझ जाए, वरना तुम्हारा खुदा ही मुहाफिज है। भाई, दानी तो मैं हूँ। दानिश ने चुंबे से उसे देखा। उफ, मैं तो भूल गया, ये दानी पर भी तो जंग छिड़ेगा। बेटा दानी, उस दानी से बच कर रहना। नकीब उसे खबरदार करता खुद वॉशरूम में घुस गया। दानी, मैं दानी हूँ, मोहम्मद दानिश, निकनेम दानी। दानी खुद ही बड़बड़ाता सब समेटने लगा। अब ये तो तय था कि वो अपना नाम किसी को नहीं देगा। सहेलियों ने कहा ये मोहब्बत के साइन है, और आप मुंह उठाकर इजहार मोहब्बत करने चले आई। मतलब मोहब्बत ना हुआ, डेंगू मलेरिया हो गया, जिसके साइन होने लगे, सर्दी खांसी बुखार टाइप्स। नकीब बिगड़े तेवर के साथ अपने खड़ी निशा को सामने खड़ी निशा को देख रहा था, जो नीले पैंट पर वाइट हाफ स्लीव टी शर्ट पहने, गले में लापरवाही से स्टॉलर लटकाए, अपने बॉयकट बालों को बेतरतीबी से माथे पर बिखेरे उसके आगे पहले बार सर झुकाए खड़ी थी। वरना निशा और झुकना, वो भी नकीब के आगे, नामुमकिन। ये इश्क आशिकी करने से पहले ना मोटो, तुम अपनी उम्र और फिगर देख लो। अभी जमीन से उगी नहीं हो, 16 साल भी तुम्हें 20 दिन बाद लगने वाले हैं, और चलियो मोहब्बत करने। नकीब ने उसके भरे भरे वजूद पर चोट की, जिस पर उसका चेहरा जब्त और एहसास से जिल्लत से सुर्ख हुआ, अनाड़ी हुआ था। अब यहीं खड़े होकर जमीन को नजर लगानी है क्या? जाओ अभी, या अभी और इजहार मोहब्बत के कार्ड बाकी हैं। इसे हनूस खड़ा देखकर उसने अपने हाथ में मौजूद कार्ड की तरफ देखकर तंज किया था। निशा ने फौरन अपने अंदर मौजूद सारी कुव्वत लगाकर एक कदम उठाया, जब अकब से इसके एक और तंज के तीर ने दिल को छलनी किया। अभी अजीम मोहब्बत नामा क्या मैं कल के अखबार में छपाऊं, जो इसे यहीं छोड़कर जा रही हो? इसे भी लेती जाओ, तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मेरे खानदान में कुछ इज्जत है, जो कम अज कम मुझे बहुत अजीज है। नकीब उसके सामने आकर उसके हाथ पर कार्ड रखते हुए बोला। वैसे एक बात तो बताओ, कल तक तो मुझे मारने पर तुली थी, अपने फ्रेंड की बातों में आकर मुझ पर मरने कैसे लगी? तुम्हारी नज़र में तो मैं इस दुनिया का सबसे फजूल इंसान था। सारी दुनिया की बुराई मेरे अंदर दुनिया में कदम रखने के बाद ही आई थी। अचानक मुझ में ऐसे कौन से खुसर आपके पड़ लग गए हैं कि ग्रेट निशा कमाल ने अपने दिल को नकीब बहरोज बैग के कदमों की जीनत बना दिया। नकीब आज ताक के वार कर रहा था, और वो इसके हर वार से लहू लहान हो रही थी। अब जाओ, या अभी इश्क की कोई और दास्तान बाकी है? ये आखिरी बार निशा को अपनी नज़रों में बहुत नीचे गिरा चुका था। वो अपने अंदर की सारी हिम्मत जमा करके बिना एक पल को गवाए वहां से भागी थी, और आज 8 साल हो गए थे। उसके लबों पर नकीब बहरोज बेग का नाम तक नहीं आया था, और ना ही वो आया था। तो तुम फिर से बेग हाउस में आने वाले हो नकीब बहरोज बेग? उसने नफरत से बड़बड़ाते हुए ड्रेसिंग पर रखे चीज़ों को हाथ मारकर एक ही झटके में ज़मीन बोझ कर दिया, जिससे खामोश कमरे में शोर हुआ, और पलंग पर लेटी नन्ही सी जान में खलल पैदा हुआ, और एहतजाजी तौर पर शिफा मैडम ने खला फाड़ कर रोना शुरू कर दिया, जिस पर निशा का गुस्सा भग से उड़ा। वो फौरन चेहरे पर ममता और फिक्रमंदी लिए बेड के पास पहुंचकर शिफा को गोद में उठा गई, लेकिन शिफा को चुप ना होता देखकर परेशानी से बड़ी मुमानी के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। उसे तो बच्चों का कोई अंदाजा ही नहीं था, तो वो बच्चों से कोसों दूर भागती थी, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी और इसकी नरम तबीयत की वजह से शिफा उसकी ज़िंदगी में आकर 4 महीने में ही उसकी ज़िंदगी बन गई थी। क्या हुआ बच्चे, ऐसे क्यों भाग रही हो? और बच्ची क्यों रो रही है? आसिया बेगम जो किचन की तरफ जा रही थी, निशा को परेशानी से गुजरते देख उसके पास आई। साथ उसके हाथ से रो रही शिफा को भी लेकर चुप कर आने लगी। वो छोटी मुमानी, कमरे में थोड़ी आवाज़ हुई तो शिफा जाग गई, अब चुप ही नहीं हो रही। निशा रूहान सी आवाज़ में रोती हुई शिफा को देखकर बोली।
बच्चे, इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं। कच्ची नींद से जागी है इसलिए रो रही है। तुम ऐसा करो, जाके इसका फीडर ले आओ, मैं देखती हूँ। आसिया बेगम शिफा को कंधे से लगाते हुए थपकी देकर बोली। देखे ना छोटी मम्मा, ये बहुत रो रही है। निशा उसे मुसलसल रोता देख खुद भी रो देने को थी। वो ऐसी ही थी, यूँ तो बहुत रूड और रिजर्व नेचर थी। उसके चेहरे पर भी हर वक्त संजीदगी पाई जाती थी, लेकिन शिफा के मामले में उसकी शख्सियत का दूसरा पहलू सामने आता था, नरम, एहसास करने वाली। बच्चे, आप फीडर ले आओ। आसिया बेगम के जोर देने पर पीछे देखते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। फिर इसके फीडर लाने तक शिफा खामोश हो चुकी थी। देखो, सो गई ना दोबारा। ऐसे परेशान नहीं होते, बच्चे ऐसे ही होते हैं, लेकिन हमें तहम्मुल से काम लेना होता है। अब जाओ, इसे आराम से सुला दो, और मज़ीद जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। कल नक्की आ रहा है तो तुम ऑफिस तो जाओगी नहीं। आसिया बेगम सोई हुई शिफा को निशा की गोद में देते हुए बोली। नकीब के जिक्र पर एक बार फिर उसके हाथ थमे थे। नहीं वो मानी, ऑफिस में बहुत काम है, मेरा जाना ज़रूरी है। निशा बस इतना बोलकर शिफा की फीडर उठाकर वहां से निकल गई। आसिया बेगम ने उसके रवैये का नोटिस नहीं लिया था, क्योंकि नकीब और निशा के दरमियान बचपन से ही ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। दोनों लड़ते भी ऐसे मसले पर थे जिसका कोई हल ही नहीं था। नकीब का कहना होता था कि अम्मा जान को ज़्यादा प्यार उससे है। यही ख्याल निशा का अपने बारे में था। फिर बस अम्मा जान की हर चीज़, हर बात, यहाँ तक कि अम्मा जान के पास होने के लिए भी दोनों के दरमियान जंग का मैदान छिड़ जाता था, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता था। अम्मा जान अपनी एक तरफ, नकीब जबकि दूसरी तरफ निशा को सुलाकर इनका मसला हल करती, तो इनका एक और मसले पर झगड़ा शुरू हो जाता कि अम्मा जान का रुख किस तरफ है। गर्ज नकीब और निशा कभी बिना लड़े रहे ही नहीं थे, इसलिए सबके लिए ये आम बात थी। लेकिन सब निशा के रवैये की असल वजह से नाबल्द थे, सिवाय आफरीन बेगम के। खामोशी और अना में फ़र्क है। खामोशी ज़िद है अपना ज़र्फ बड़ा रखने की, अना ज़िद है अपना आप बड़ा रखने की। भाई, आज तो मौसम काफ़ी बहरालूद लग रहा है। गरज चमक के साथ भारी तूफान के भी आसार हैं, लेकिन लगता है मुनासिब जगह दस्तयाब नहीं, वरना अब तक कोई मासूम उसका निशाना बन चुका होता। तहमीना निशा के टेबल पर झुककर निशा के रोजाना के मुकाबले आज संजीदा चेहरे को देखकर शिकाराती अंदाज में बोली। तहमीना, मेरा मूड पहले ही बहुत ख़राब है, इसलिए अपने भूंडे जोक तुम अपने पास ही रखो। कहीं ऐसा ना हो जिस तूफान की तुम पेशन गोई कर रही हो तुम पर ही आ जाए। निशा बिना लिहाज के अपने टेबल पर झुकी तहमीना को पीछे धक्का देते हुए बोली। उफ जालिम। तहमीना पीछे गिरते गिरती बची, लेकिन बाज वो फिर भी नहीं आई थी। मूड तो वाकई बहुत ख़राब लग रहा था, लेकिन मासूम रियाया सरकार के मिजाज की खराबी की वजह तो जान ही सकते हैं। तहमीना भी ठीक थी। वहीं निशा की टेबल पर टेक लगाकर बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन के आगे खड़ी हो गई। तहमीना वो वाहिद इंसान थी जिससे निशा घर वालों के अलावा बात करती थी, वरना दोस्त बनाना, लोगों से मिलना जुलना उसने बहुत पहले छोड़ दिया था। कुछ नहीं हुआ यार, अब जाओ, मुझे काम करने दो। निशा बेजारगी से कहकर उसे सामने से हटाना चाहती थी, यह जानते हुए भी कि वो बिना वजह जाने हिलेगी भी नहीं। अगर कुछ नहीं है तो सुबह के 10 बजे तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? अब चुपचाप मुंह खोलो और बको, क्या रीज़न है? तहमीना वो अपनी फॉर्म में आ चुकी थी, क्योंकि नरमी से तो की संजीदा दोस्त मुंह खोलने वाली नहीं थी। मेरी शक्ल ही ऐसी है, निशा कंधे अचकाकर कहती वापस स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हुई। बहुत हो गया, वजह बताओ। तहमीना उसे खींचकर कॉफी काउंटर के पास ले आई थी। तहमीना की जिद पर निशा ने एक सर्द सांस लिला के सपोर्ट की। वो वापस आ रहा है आज। निशा सामने दीवार को देखते हुए बोली। नकीब बहरोज बेग। तहमीना जो निशा के बारे में सब जानती थी उसके चेहरे से ही समझ गई। रिलैक्स निश, यार ये तो मूड खराब करने की वजह नहीं हुई, कभी ना कभी तो उसे वापस लौटना था, आखिर उसका अपना घर है। तहमीना उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोली। मैं नफरत करती हूँ उससे, बेइंतहा नफरत। मेरी नफरत की छोटी सी मिसाल दूँ? निशा ने रुख मोड़ के संजीदगी से अपने आप को तकती तहमीना को देखा। मुझे उस फिजा में सांस लेने का सोचकर भी घुटन होती है जहाँ वो सांस लेता हो। घर में जिस जगह उसका जिक्र होता है वहाँ पर मेरा सांस लेना मुश्किल होता है। अब जबकि उसके आने की खबर सुनी है तो दिल कर रहा है वहाँ से कहीं भाग जाऊँ अपनी बच्ची को लेकर। मैं वो तस्वीर कभी भूल ही नहीं सकती, कभी भी। निशा गिलास पर गिरफ्त मजबूत करते हुए गुस्सा को जब्त करने की वजह से सुर्ख होते चेहरे के साथ बोली। तहमीना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। निश, आज से 8 साल पहले तुम दोनों टीनेजर थे, नादान और ना समझ थे, और फिर तुमने ये बताया ना कि बचपन से तुम्हारे और नकीब के बीच के ताल्लुकात कशीदा हैं। ऐसे में तुम्हारा इस तरह धड़ल्ले से जाकर प्रपोज करने पर उसका वो रद्दमल 100% यकीनी था। इसलिए बचपन की बातों को भूलकर नॉर्मल कज़न की तरह मिलो और इतना स्ट्रेस मत लो, और ये बेवजह की नफरत मत पालो। वो तुम दोनों की नादानी का नतीजा था। हाँ,
नकीब भाई ज़्यादा रिएक्ट कर गए हैं, लेकिन वो इनकार रद्द अमल था। तहमीना एक मुखलिस दोस्त की तरह मुखलिसाना मशवरा दे गई, जिस पर निशा ने अपना रुख दोबारा दीवार की तरफ मोड़ लिया। नकीब बहरोज से नफरत बेवजह नहीं। क्या ये वजह काफ़ी नहीं कि उसके पास हर रिश्ता मौजूद है? मोहब्बत करने वाली माँ, जान देने वाला बाप, भाई बहन, सब। मेरे पास क्या है? माँ की नाम नेहाद मोहब्बत की दर्दनाक दास्तान, लालची बाप जिसे मैंने आज तक देखा नहीं, उसकी बेहिसी के किस्से। निशा तल्ख हुई, आंखों के कोने फिर से भीगने लगे, लेकिन वो एक पल में अपने खोल में सिमट गई थी। आंसुओं को वहीं से अंदर की राह दिखाती तहमीना की तरफ मुड़ी। एक अम्मा जान है मेरे पास, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्हें मैं माँ कहती हूँ। क्या इनकी मोहब्बत भी पे भी खालिस मेरा हक नहीं? वहाँ भी वो आकर आधा हिस्सा ले गया। अम्मा जान कहती हैं कि वो हम दोनों से बराबर की मोहब्बत करती हैं। क्यों बराबर क्यों? कोई तो रिश्ता ऐसा हो, कोई ऐसा इंसान हो जो मेरी जिंदगी जिसकी मोहब्बत पर सिर्फ मेरा हक हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं है मेरे पास। निशा मुक्का बनाकर टेबल पर मारती हुई दबी आवाज में चिल्लाई। और रही बात 8 साल पहले की, तो मैं तब एक 15 साल की बच्ची थी। मैं जानती ही नहीं थी मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है, ना ही मैं जानती थी कि इस कार्ड में ऐसा क्या लिखा है, ऐसा कार्ड देने का क्या मतलब होता है। मेरे दिमाग में तो बस ये बात गर्दिश कर रही थी कि नकीब बहरोज बेग, जो हर मामले में मुझसे बेहतर है, वो मुझसे इजहार करने से डरता है। और लफ्ज़ डर मुझे अंदर से सरशार कर गया कि कोई तो ऐसा मैदान है जहाँ मैं नकीब बहरोज बेग से बेहतर हूँ। इसलिए उन लड़कियों का कार्ड उसे दे दिया, लेकिन यहाँ भी हार मेरी मुकद्दर बनी। इसने मुझे मेरी ही नज़रों में बहुत नीचे तक गिरा दिया। तो अब बताओ, क्या मैं उसे नफरत ना करूं? निशा ने तीखी नज़रों से तहमीना को देखा। नेश, और नस्ली बोलू ना, जिसे तुम नफरत कह रही हो, उसे आम लफ्ज़ों में जेलस होना कहते हैं। तुम नकीब के पास मौजूद रिश्तों से जेलस हो, लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो अल्लाह ने अगर तुमसे एक रिश्ता लिया है तो बहुत सी मोहब्बत करने वाले रिश्ते भी दिए हैं। इसलिए तुम्हारे पास नहीं है इसलिए जो तुम्हारे पास नहीं है उसका मातब करने की बजाय जो तुम्हारे पास है उसका शुक्र बजा लाओ। बेशक अल्लाह जो करता है अपने बंदों के हक में बेहतर करता है। तहमीना पानी से भरा गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। जेलस? सीरियसली? मैं उस लंबे से ऊंट से जेलस होंगी? उस बिजली के खंभे से जेलस होती है मेरी जूती। निशा अपनी जूती की तरफ इशारा करते हुए नहुसत से बोली। मानो या ना मानो, सच है जो तुम बचपन से उससे खार खाती आ रही हो, और 8 साल पहले अपने सो कॉल्ड लड्डू लव गुरु सहेलियों की बातों में आकर हिमाकत कर गई और अब नफरत के दावे कर रही। दैट्स इट। तहमीना, जो निशा की बचपन से लेकर अब तक कहानी सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंच गई थी, आज निशा को भी उससे आगाह कर दिया। फजूला बोलो, मैं कोई जेलस नहीं उसे। लेकिन हाँ, 8 साल पहले वो मेरी हिमाकत थी, लेकिन उसने उस मौके को इस्तेमाल करके मुझे बहुत जलील किया था, जिसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। निशा की बात पर तहमीना ने तासुब से सर हिलाया। उसे अपनी संजीदा सी दोस्त बहुत अजीज थी। वो चाहती थी कि वो भी आम लड़कियों की तरह हंसे, बोले, खुश रहे, जिसके लिए वो अक्सर उसे समझाया करती थी, लेकिन निशा पर उस सब का कोई असर नहीं होता था। निश, आप तो इस अपने खौल से निकल आओ यार। इतनी सी उम्र में कौन इतना संजीदा होता है? अब ये खौल छोड़ दो मेरी जान। आप तुम्हारी जिंदगी में एक नन्हा वजूद खुशियां लेकर आया है। तहमीना ने इस टॉपिक को वहीं ख़त्म करके एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नकीब बहरोज बेग पर जितनी देर बहस की जाती, निशा के गुस्से का ग्राफ हाई ही रहना था। समंदर आंख में रखकर वो लड़की सोच रही थी, जब माँ नहीं होती तो दुख किसको बताते हैं। अगर अपने इतराफ के इस खोल को तोड़ दिया ना तहमीना, तो मैं भी टूट जाऊंगी। ये खौल मेरे दर्द को छुपाकर मेरे अंदर की कमज़ोर बुज़दिलियाँ, दुनिया की नज़रों से घबराने वाली निशा को दुनिया के आगे मजबूत जाहिर करता है। इसलिए मुझे ये खौल बहुत अजीज़ है। लेकिन ये तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम माँ के लम्स के लिए नहीं तरसी हो। तुम्हें अपने बाप के नाम से घिन नहीं आती। तुम अपनी माँ का सोचकर अजियत महसूस नहीं करती। तुम्हें अपने बाप का नाम अपने साथ लेते हुए शर्मिंदगी नहीं महसूस होती। दुनिया के हर बच्चे के लिए उसका बाप उसका हीरो होता है, चाहे उसका बाप क्लर्क हो या वजीर आजम। हर बच्चे के लिए उसका बाप का नाम अपने नाम से जोड़ना फ़ख्र होता है। लेकिन मैं घुटन महसूस करती हूँ। अपना पूरा नाम लेते हुए किस अजियत से गुजरती हूँ उसका कोई अंदाज़ा तक नहीं लगा सकता। निशा सबसे सुर्ख होती आंखों के साथ दर्द की इंतहा पर थी। 18 साल की जिस उम्र में लड़कियां ख्वाब देखना शुरू करती हैं। मैंने अपने माँ के ख्वाबों की होलनाक ताबीर सुनी। जानती हो, अम्मा जान के मुंह से अपने घटिया लालची बाप की बेहिसी और अपनी माँ की नादानी की दास्तान सुनकर मेरे दिमाग में पहला ख्याल क्या आया था? निशा अपनी सुर्ख आंखों से खुद को गौर से देखती तहमीना को देखा कि काश मोहब्बत गुनाह होता तो शायद बहुत नासिक कुछ हवा की बेटियां रुसवा होने से बच जाती।
जो मोहब्बत की आड़ में मोहब्बत के नाम पर रस्मतों से, लोगों की घरों की इज्जतों से खेला जाता है, वो नहीं होता। बेटी जैसी रहमत जहमत कहलाने से बच जाती, और शायद मुझ जैसा वजूद भी दुनिया में नहीं आता। निशा सामने दीवार को घोटते कुर्ब से बोल रही थी। उसकी माँ की कहानी ने उसे बहुत हसास बना दिया था। 10 साल की थी मैं जब मैंने खानदानी तकरीबों में शिरकत करना छोड़ दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि उन महफिलों में मुझ पर नजर पड़ते ही लोगों में चहमगोइयाँ शुरू हो जाती थीं। वो लोग मेरे बाप को बेहिस कहते, लेकिन वो क्या थे, उन्हें ज़रा मुझ पर रहम नहीं आता था। वो एक पल के लिए नहीं सोचते थे कि उनके इन जहरीले लफ्ज़ों का इस मासूम बिन माँ बाप की बच्ची पर क्या असर पड़ेगा। उन महफिलों में बैठे लोगों में किसी को तौफीक नहीं होती थी कि इस यतीम बच्ची को अपने पास बुलाकर मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखें। हाँ, उंगलियां बहुतों की उठती थीं मेरी तरफ ये बताने के लिए कि मैं एक नाफरमान औरत और एक बेहिस लालची बाप की बेटी हूँ। मैं वो मनहूस सब्ज कदम बच्ची हूँ जिसने दुनिया में आते ही अपनी माँ का सुहाग उजाड़ दिया। 1 साल की होते ही अपनी माँ खा गई। सोचो, एक 10 साल की बच्ची के दिल पे इस वक्त क्या गुजरी होगी जब उसे खुले आम लोग मनहूस सब्ज कदम के लक़ब से नवाजते थे। बताओ, क्या ऐसे में मैं इस कॉल से बाहर आकर जिंदा रह सकूंगी? नहीं तहमीना, जिस दिन निशा ने अपने ऊपर चढ़ाया या कॉल उतार दिया, उस दिन वो टूटकर बिखर जाएगी। लेकिन मैं टूटना नहीं चाहती। मैं अपनी नन्ही परी को माँ के लम से महरूम नहीं करना चाहती। मैं उसे एक मुकम्मल ज़िंदगी देना चाहती हूँ। मैं अपनी नन्ही परी को अपनी तरह दोहरी शख्सियत का हामिल इंसान नहीं बनाना चाहती, जो ऊपर से अलग हो, अंदर से अलग। अगर तुम मेरी मुखलिस दोस्त हो ना तहमीना, हमेशा दुआ करना कि निशा के ऊपर चढ़ाया खोल कभी ना चटके। निशा अपने गालों पर बह रहे आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ते तहमीना को दोनों बाजुओं से थाम कर बोली, जिसकी आंखें मतवातर बह रही थीं। और रही नकीब बहरोज बेग से जलने की बात, तो नहीं यार, मैं उससे जेलस नहीं हूँ। हाँ, बचपन में उसे एक चिड़ सी महसूस होती थी क्योंकि वो रिश्तों और मोहब्बतों के मामले में इतना अमीर है। अल्लाह से भी शिकायत करती थी कि ये कैसा इंसाफ है कि एक ही घर में एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप का नाम बाइसे फ़ख्र, जबकि दूसरे के लिए शर्मिंदगी। लेकिन अब मैंने अल्लाह से ही शिकायत करना भी छोड़ दिया है, क्योंकि अब मैंने खुद को खुद तक महदूद कर लिया है। और रही बात नकीब बहरोज बेग से नफ़रत की, तो बेफिक्र रहो, उसे मेरी नफ़रत से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नकीब बहरोज बेग है, मोहब्बतों का बादशाह। जहाँ जाता है मोहब्बत ही बटोरता है। निशा का माल नहीं है वो, जिसके हिस्से में लोगों की तमस्कर उड़ाती नजरें तंज के जहरीले तीर आएँ। निशा के होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट देखकर तहमीना का दिल कट के रह गया। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अनजाने में ही सही अपनी प्यारी दोस्त के जख्म कुरेद बैठी थी। आई एम सॉरी निश, अल्लाह करे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो तुम्हें इस कॉल से भी बाहर निकाले और तुम्हारे टूटने से पहले समेट भी ले, जिसकी मोहब्बत की इकलौती वारिस सिर्फ तुम हो, मेरी प्यारी सी हसास दोस्त निशा कमाल, सिर्फ तुम। तहमीना ने आगे बढ़कर उसे अपने अंदर भीगते हुए दिल की गहराइयों से दुआ मांगी थी। बदनसीब माँ की बेटियों के नसीब अच्छे नहीं हुआ करते बेवकूफ़ लड़की, इसलिए ऐसी दुआ मत मांगो, क्योंकि ऐसी दुआओं को कबूलियत का शर्फ हासिल नहीं होता। और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में अब किसी की जगह नहीं है। निशा तहमीना का बाजू अपने गिर्द से हटाती तलखी से बोली थी। ऐसे नहीं कहते, दिल से निकली दुआ कभी रायगा नहीं जाती। तहमीना उसे खफगी से घूरते बोली थी। अम्मा जान भी यही कहती हैं। दुनिया नहीं बदली, लेकिन निशा कमाल ने अपने अंदर उस 10 साल की लड़की की हिचकों का गला घोटकर खुद को बदल लिया। फिर कैसी दुआएं? मैं खुदा की रहमत से नाउम्मीद नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपनी तकदीर पर भरोसा नहीं है। निशा आसूदगी से मुस्कुराई। दुआ में तकदीर बदलने की ताकत होती है। वैसे शदीद नफरत कब शदीद मोहब्बत में बदल जाए खबर नहीं होती, इसलिए लंदन रिटर्न बेग साहब से बच के ही रहना। तहमीना निशा को उस पेड़ से निकालने के लिए शरारत से दायां आंख दबाकर बोलती वहां से भागी थी। शदीद मोहब्बत माय फुट, मैं तो उसकी शक्ल ना देखूं, निशा नहुसत से कहती अंदर की तरफ बढ़ी थी। दानी दरी, बेटा जल्दी करो, हम एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहे हैं। बहरो साहब हाथ में बंदी घड़ी में वक्त देखकर उजलत में बोले। उन्हें नकीब ने वक्त नहीं बताया था और अब उसका फ़ोन भी बन जा रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी झुंझुलाए हुए थे। हम आ गए अबू। दानी जो रक्षा को घसीटते हॉल में ही लेकर आ रही थी, बैरूनी दरवाजे पर खड़े वजूद को देखकर बदहवासी में अब्बू को खींचती चली गई। दानीन की फटी फटी साकित नजरें दरवाजे पर देखकर उसने पीछे की जानिब देखा। फिर सबका हाल भी दानीन जैसा ही हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। नकीब अपने सरप्राइज पर सबकी हालत देखकर तरचारी से दानिश का हाथ पकड़ता अंदर दाखिल हुआ। नकी भाई, सब बेयकीनी की कैफियत में एक साथ उसकी तरफ बढ़े थे। नकीब भी इतने सालों बाद अपनों को देखकर बेचैनी से उनकी तरफ बढ़ा। पहले अम्मा जान को गले लगाया, फिर नम आंखों से बारी बारी सबसे मिला।
आफरीन बेगम तो 8 साल बाद अपने खूबरू बेटे को देखकर रो पड़ी थी। बाकी सबकी आंखों के गोशे भी नम थे। दानी, दारी, दारम, कितने बड़े हो गए हो तुम लोग? नकीब ने तीनों को एक साथ अपने अंदर भींचा था। कितना तड़पा था इन रिश्तों के लिए। दियारे गैर में रहने वाले लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि अपनों की तड़प क्या होती है। भाई, हम एयरपोर्ट आने वाले थे और आपने... दानी ने मुंह बसूर कर जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने सरप्राइज कर दिया। कैसा लगा भाई का सरप्राइज? नकीब उसके फूले गाल खींचकर बोला। बहुत बुरा। दानीन का मजीद मुंह सूज गया, लेकिन नकीब के पीछे ब्लैक जीन्स पैंट्स पर लेदर की जैकेट पहने, माथे पर भूले बाल बिखेरे, नजरें नीचे ज़मीन पर मरकूज के उस अंग्रेज को देखकर दानीन की आंखें उबल कर बाहर आईं। भाई, आपको लंदन से अपने साथ सिर्फ लगेज लाना था, आप तो लंदन ही उठा लाए। दानीन की सदमे भरी आवाज़ पर एक पल के लिए दानिश ने नजरें उठाई थीं, फिर झुका गया, जबकि सब अब उस अनजान वजूद की तरफ मुतवज्जे हुए, जिसके बारे में मुख्तसर जानकारी सुबह नाश्ते पर ही बहरोज साहब ने सबको दी थी। भाई, ये अंग्रेजी बाबू गलती से तो साथ नहीं आ गए, जो अब नजरें झुकाए नादिम खड़े हैं। नकीब के कुछ बोलने से पहले ही दानीन ने अंदाजा लगाया। उसके अंग्रेजी बाबू कहने पर दानिश ने दांत कचकचाए थे। वैसे मिस्टर नादिम अंग्रेजी बाबू, नजरें उठाएं तो पता चले कि इनकी आंखों का कलर क्या है। ज़्यादातर अंग्रेज़ों की आंखें रंग बिरंगी होती हैं, लाइक ग्रीन, ग्रे, ब्लू। दानीन की चलती जुबान को कौन रोक सकता था। बच्चों, आप लोग दानिश के लिए तैयार किया गया कमरा इसे दिखा दो। नकीब अम्मा जान के साथ आसिया बेगम और आफरीन बेगम की उलझी नज़रों से दानिश को कंफ्यूज होता देखकर उसे मंजिल से हटाना चाहा। दानी जाओ। नकीब ने किस दानी को कहा था इसका तो पता नहीं, लेकिन दोनों दानी बैक वक्त जी कह गए थे, जिसका वहाँ किसी ने खास नोटिस नहीं दिया। दारिम ने आगे होकर दानिश का बैग लेना चाहा, लेकिन वो मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाता उन दो लड़कियों के पीछे चलने लगा। नक्की, क्या ये वही नौ मुस्लिम लड़का है जिसका जिक्र तुम्हारे अब्बू कर रहे थे? अम्मा जान की कड़क आवाज़ पर नक्की ने सिर्फ सर हिलाया। बेटा, क्या आप वहाँ के आज़ाद माहौल में रहकर ये भूल गए थे कि यहाँ का माहौल इतना आज़ाद नहीं। घर में 3-3 जवान लड़कियाँ हैं। इस तरह जवान अनजान लड़के घर में रहने लगे तो लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान वालों को क्या जवाब देंगे? और बहरोज, तुमने तो कहा था कि वो कोई बच्चा है, क्या इतना बड़ा लड़का तुम्हारी नज़र में बच्चा है? अम्मा जान तो दानिश की पर्सनैलिटी देखकर भड़क गई थी। एक ही बार में दोनों बाप बेटे की क्लास ले डाली। अम्मा, इसने बताया ही ऐसा था कि मैं... बहरोज साहब ने नकीब को घूरते हुए बात अधूरी छोड़कर उसे संभालने का इशारा किया। बहरोज साहब के इशारे को समझते हुए नकीब छोटे छोटे कदम उठाता अम्मा जान की तरफ बढ़ा। इसी बात का तो उसे डर था, लेकिन खैर, वो उस सबके लिए पहले से तैयार होकर आया था। अम्मा जान, ख़ानदान वालों और लोगों से पहले अल्लाह का सोचें, जिसने दानिश को दीन की दौलत से माला माल किया है और हमें उस नेक मुसलमान का सहारा बनने का मौका दिया है। और अगर मैं दानिश को अपने साथ नहीं लाता और वहाँ अगर उसे कोई तकलीफ़ होती है, वो राह मुस्तकीम से भटक जाता, जो कि नामुमकिन है, फिर भी तो कल क़यामत के दिन में अल्लाह को क्या मुँह दिखाता। और रही बात दानिश की, तो उसकी शराफत और पाकबाजी की गवाही मैं देता हूँ। उसके अलावा अम्मा जान, आपका उम्र का तजर्बा है, आप चेहरा शनास हैं। आप बताएं, क्या आपको दानिश की शख्सियत में कोई खोट नज़र आई है? नकीब अम्मा जान का हाथ पकड़ के उन्हें सोफे पर बिठाते हुए बोला। नकीब की बात पर अम्मा जान की नज़रों के सामने दानिश की झुकी नज़रें, नौरानी चेहरा लहराया। कितनी पाकीज़गी थी उस लड़के के चेहरे पर। यह सोच आते ही अम्मा जान ने मुस्कुरा कर नकीब की तरफ देखा। बस यहीं नकीब साहब ने केस जीत लिया था। बेटा, लेकिन इस तरह... आफरीन बेगम भी हिचकिचाईं। दानिश यहीं रहेगा, अम्मा जान ने अपना फैसला सुनाया। पर अम्मा... शहरोज साहब के कुछ बोलने से पहले अम्मा जान ने हाथ उठाया। बेटा, मैंने दुनिया देखी है। फिर वो बच्चा नकीब के हाथों पर ईमान लाया। उसकी हर तकलीफ़ का हिसाब कल को हम सबसे लिया जाएगा। आखिर उसे दीन की राह दिखाने वाला हमारा घर का फ़र्द है। इस तरह रास्ता दिखाकर नहीं छोड़ा करते। इसलिए अब कोई बहस नहीं, दानिश यहाँ इस घर के बेटे की तरह रहेगा। अम्मा जान ने फैसला सुनाया तो नकीब ने सरचारी से उन्हें गले लगाया। यार, इस बंदे की पर्सनैलिटी तो हॉलीवुड के हीरो जैसी है, लेकिन आंखें मगरमच्छ जैसी हैं। हरी दानीन, जिसकी नज़र दानिश की आंखों पर पड़ चुकी थी, दरक्षा के साथ आगे चलती हुई तबसरा करना ज़रूरी समझा। पागल, धीरे बोलो, वो समझ गए तो। दरक्षा ने उसे सरजनिश की। पागल मैं नहीं, तुम हो। वो अंग्रेज़ी बाबू हैं, अंग्रेज़ हैं, इन्हें उर्दू कहाँ से समझ आएगी? दानीन दरक्षा के नाकिस अकल पर मातम करते हुए बोली। इनके पीछे चल रहा दानिश बार बार उस लड़की के मुँह से अंग्रेज़ी बाबू सुनकर कुड़कर रह गया था। वैसे इन अंग्रेज़ों का मेरी समझ नहीं आती। भाई, टूर का इतना ही शौक है तो लंदन, पेरिस, अमेरिका, आइसलैंड, सिंगापुर का टूर करो, लेकिन नहीं, ये बात इन कम अक्ल अंग्रेज़ों को कौन समझाए। चले आते हैं यहाँ गली कूचे गोबर,
कीचड़ गायें देखने, और देखकर ऐसे खुश होते हैं जैसे 7 अजूबे एक साथ देख लिए हों। बेवकूफ़ कहीं के। दानीन, जिसे हमेशा से बैरून मुल्क घूमने का शौक था, मुंह बनाकर बोली। अच्छा, मुंह बंद करो। दरख्शां रूम का दरवाज़ा खोलते हुए उसकी चलती जुबान को ब्रेक लगाना चाही, क्योंकि अब दानिश उनसे सिर्फ चंद कदम की दूरी पर खड़ा था। दिस इज़ योर रूम, डिड यू लाइक इट? दारम दानिश का हाथ पकड़ के बेड के करीब लाते हुए बोला। यस, इट्स वंडरफुल, जज़ाकल्लाह। दानिश बैग बेड पर रखकर रूम का सरसर सा जायजा लेते हुए बोला। जैसे ही पीछे पलटा, वहां तीनों को मुंह खोले देखकर तेरे लब मुस्कुराया। मेरा मतलब है बहुत अच्छा है। दानिश ने अपनी शहादत की उंगली की मदद से दारिम का मुंह खुला बंद किया, जबकि इसके उर्दू में पूरा एक जुमला अदा करने पर दानीन और दरख्शां ने उस सदमे से निकलकर पूरी आंखें फैलाकर एक दूसरे को देखा। आपको उर्दू आती है? दारिम ने खुशी से चहक कर पूछा। यस, दानिश एक नज़र दानीन और दरख्शां के हैरान परेशान चेहरे पर डालते जवाब दे गया। जब से जो मैं इतनी बकवास करी थी, तब ये मीसा मुंह में लड्डू डालकर बैठा था। आप क्या बोल रहे? बहुत अच्छा लगा। दानीन मुंह टेढ़ा करके दानिश की नकल उतारते दरख्शां के कान में घुसकर बोली। और ये बात और थी कि दारिम और दानिश के कान भी इस सरगोशी से फैज़याब हो गए थे। ओके, मैं आप लोगों को अपना तकल्लुफ़ कराता हूँ, दानिश पर फिर बैठते हुए बोला। लेकिन इसके तकल्लुफ़ कहने पर तीनों ने एक बार फिर उलझकर एक दूसरे को देखा। व्हाट? दानिश उन्हें न समझी से अपनी तरफ देखता पाकर आबरू अचकाए। तकल्लुफ़? दारम ने उसका कहा लफ्ज़ दोहराया। ओह, आई मीन टू से इंट्रोडक्शन। ओह, आप तारुफ कहना चाह रहे हैं। तकल्लुफ़ का मतलब फॉर्मेलिटी होता है। दारम उसकी बात समझकर मुस्कुराते हुए बोला। ओह, थैंक्स जूनियर साहब, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है, जो नकी भाई ने रखा है। एंड नकी भाई ही मुझे प्यार से दानी बुलाते हैं, सो आप लोग भी मुझे दानी बुला सकते हैं। दानिश बेड पर बैठकर शूज़ उतारते हुए बोला। हो, मेरे पास 2 दानी, एक दानी भाई, दूसरा दानी आप ही। वेल, मैं हूँ दारिम शहरोज़ बेग। नाइस टू मीट यू दानी भाई। दारिम ने खुशी से अपना हाथ बढ़ाया। उससे पहले कि दानिश का हाथ थामता, दानीन बीच में आई। मुंह बंद करो दानी भाई के बच्चे। दानीन दारिम का हाथ झटकने के साथ उसे भी झटक गई। एंड यू मिस्टर अंग्रेजी बाबू, बहुत तारुफ तकल्लुफ़ तक तो ठीक था, ये दानी वाला क्या चक्कर है? हाँ, दानी मेरा नाम है, अंडरस्टैंड? दानीन एक हाथ कमर पर रखकर दूसरी हाथ की शहादत की उंगली दानिश के आगे नचाई। और दानीन अपनी कोई चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करती, दुर्री के साथ भी नहीं। फिर तुम किस खेत की मूली हो? बड़े आए अंग्रेजी बाबू कहीं के। दानीन का अपना नाम उसके मुंह से सुनकर तो दिमाग ही घूम गया था। पहले उर्दू बोलने वाला झटका क्या कम था? लुक मिस, आई डोंट नो योर नेम, बट आई एम दानी। उसके अंग्रेजी बाबू कहने पर दानिश दांत पीस कर बोला, लेकिन एक नज़र गलती से भी दानीन पर नहीं डाली थी। तुम्हारा लुक शो की ऐसी की तैसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दानीन बहरोज़ बेग के नाम को अपने नाम कहने की? हाँ? दानीन कमर पर हाथ रखकर मैदान में आई थी। दानी, पागल हो गई हो? मेहमान से कोई ऐसा बर्ताव करता है भला? दादी जान को पता चला तो अच्छे जूते पड़ेंगे। दरख्शां इधर उधर देखती दानिश को घूरती दानीन का बाजू पकड़कर धीमी आवाज में बोली। यार, मेरा नाम। दानीन रूहानसी हो गई। ऊपर से दानिश को अपनी तरफ मुतवज्जा ना पाकर उसका पारा कुछ और हाई हुआ। मतलब उसकी बात की कोई अहमियत ही नहीं थी। दानीन? दरख्शां ने आपके चबाकर उसका नाम लिया तो वो बेनियादी से इधर उधर देखते दानिश पर एक कहर बरसाती नजर डालकर धप धप करती वहां से वॉकआउट कर गई। आई एम सॉरी दानिश भाई, एक्चुअली दानीन थोड़ा जज्बाती है अपनी चीज़ों को लेकर, इसलिए ओवर रिएक्ट कर गई। दरख्शां को दानीन के रवैये का एहसास हुआ तो शर्मिंदगी से बोली। नो इशू लिटिल सिस, एंड ये आपके लिए और ये आपकी फ्रेंड के लिए। दानिश ने मुस्कुराकर कहते हुए 2 मुरब्बा नुमा बॉक्स दरख्शां की तरफ बढ़ाए। ये आई डोंट नो गर्ल्स किस टाइप के गिफ्ट लाइक करती हैं, बट आई थॉट कि हर लड़की मेकअप ज़रूर लाइक करती है, इसलिए यही ले लिया। एक्चुअली भाई मुझे अक्सर आप लोगों के बारे में बताते थे, तो बस मैंने सोचा फर्स्ट मीटिंग पर कोई प्रेजेंट तो होना चाहिए। दानिश की नज़रें डब्बे पर थीं, लेकिन बात वो दरख्शां से कर रहा था और दरख्शां को उसकी यही अदा बहुत अच्छी लगी थी। भाई बट मैं ये, दरख्शां हिचकिचाई, मतलब मिलके अभी आधा घंटा नहीं हुआ था और ये गिफ्ट। पहली बार मुझे किसी ने भाई कहा है, आप फर लेंगी तो मुझे खुशी होगी। दानिश के इतने मान भरे अंदाज पर दरख्शां चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई थी, इसलिए दोनों बॉक्स उठाकर शुक्रिया कहती वहाँ से निकल गई। ये आपके लिए जूनियर।
दानिश ने एक बार उस बॉक्स के मुकाबले कुछ छोटा बॉक्स दारम की तरफ बढ़ाया, जिसे सदा के गिफ्ट के भूखे दारम ने 1 मिनट में थाम कर चाक कर गया। वाओ भाई, वीडियो गेम! यस जूनियर, भाई ने बताया था कि तुम्हें बहुत पसंद है वीडियो गेम्स। दानिश उसे खुश देखकर खुद भी खुशी से झूम उठा था। वो अपनी ज़िंदगी में चाहता ही क्या था? कुछ खालिस मोहब्बत करने वाले लोग बस। थैंक यू भाई, ये मुझे सच में बहुत बहुत पसंद आया। मेरे किसी दोस्त के पास नहीं है ऐसा वीडियो गेम। अब मैं सबको दिखाऊंगा कि मेरे पास लंदन का वीडियो गेम है। क्या आप मुझे इसे खेलना सिखा देंगे? दारम खुशी से उसके गले लगकर बोला। बिल्कुल। दानिश उसकी पीठ थपथपाकर बोला। भाई, मुझे पहले पता होता ना कि नकी भाई आपके साथ आ रहे हैं तो मैं आपके लिए अपना कमरा सेट कर देता। फिर हम अपनी एक टीम बनाकर दानी और दरिया आपी को सबक सिखाते। कसम से बहुत परेशान करती हैं दोनों, स्पेशली दानी आपी। दारम को अपना एक गमगुसार मिलते ही अपना दुख बांटने लगा था। तुम अभी भी यहाँ शिफ्ट हो सकते हो, दानिश ने जैसे ऑफर की थी। सच्ची? दारम की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो याहू का नारा बुलंद करता दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर दरवाजे पर रुककर दानिश को फ्रेश होने की राय देता खुद गायब हो गया था। दानी तो मैं ही हूँ मिस रेडचिली, मुझे अंग्रेजी भालू भोला कहा। दानिश दांत पीस कर बड़बड़ाते हुए कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हुआ। दरक्षा जब दोनों डब्बे हाथ में लेकर कमरे में दाखिल हुई तो इसकी दोस्त प्लस कजन लाल भब्बू का चेहरा लिए कमरे में इधर से उधर मार्च कर रही थी। वो आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करती बेड पर दोनों डब्बे रखकर बैठ गई। दानी, बस कर जाओ यार। दानी एक सिर्फ तुम्हारा नाम ही तो नहीं है। एक जैसे नाम दुनिया में हज़ारों करोड़ों लोगों के होते हैं। अब क्या वो सब तुम्हारी तरह लड़ेंगे? हद है मतलब बचपने की भी। इसे 15 मिनट बाद भी ना रुकता देख दरक्षा जिद हुई। होते होंगे, लेकिन बेग हाउस में और बेग खानदान में सिर्फ एक दानी है, वो मैं हूँ, दानी बहरोज बेग। मैं इस अंग्रेजी बाबू के साथ अपना नाम शेयर नहीं कर सकती। नो, नेवर। दानी कतियत से बोलती आकर धप से बेड पर बैठ गई। तुम्हारा कोई हल नहीं है। लेकिन इस मसले का तो हल निकालना पड़ेगा ना। क्या तुमने सुबह बाबू जी की बात नहीं सुनी? नकीब भाई ने उस अंग्रेजी बाबू को गोद लिया है, अब वो हमेशा बेग हाउस में ही रहेगा। तो क्या कंफ्यूजन नहीं होगी? दानी ने दरक्षा की बेजार शक्ल देखकर अपना पैंतरा बदला। वो तुम्हारा मसला नहीं है, इसलिए तुम चिल करो, दरक्षा उसकी पीठ से हिलाते हुए बोली। ऐसे कैसे चिल करूं? हाँ, एक तो वो अंग्रेज बाबू 8 साल से हमारे नक्की भाई पर किसी नाग की तरह कुंडली मार के बैठा रहा, फिर उनके दुम बनकर यहाँ भी आ गया, मेरा नाम चोरी कर लिया, और तुम कह रही हो कि चिल करूं? दानिक भड़क कर अपनी जगह से खड़ी हुई। और तुमने उसका एटीट्यूड देखा, कैसे मुझे और मेरी बातों को इग्नोर करते हुए इधर उधर देख रहा था। दानीन को नाम के बाद सबसे ज़्यादा इसी बात का दुख था। दानी, वो दानी भाई की शराफत थी जो वो हम लोगों को बराह रास्त देखने से इजतनाब बरत रहे थे। वरना तुम हमारे सो कॉल्ड मुसलमान लड़कों को तो जानती हो, लड़की को देखते ही ऐसे हैं जैसे एक्सरे कर रहे हों, कि शैतान भी शर्मा जाए। दरक्षा उसे समझाने के अंदाज में बोली। शराफत? और तुम ये दानी भाई उसे किस खुशी में बोल रही हो? चुपचाप अंग्रेजी बाबू बोलो। अच्छा वो अब छोड़ो, ये देखो। दरक्षा ने दोनों डब्बे उसके आगे किए, जिसे सदा की बेसब्री दानी ने लेते ही खोलना शुरू कर दिया। वाओ यार, ये तो। दानी ने अंदर मेकअप की चीज़ें देखती दोनों हाथ मुंह पर रखकर उछलकर बेड पर बैठ गई। भाई लाया है? नहीं, दानी भाई लाए हैं हम दोनों के लिए। दरक्षा एक डब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, जिसे दानी ने फौरन किसी अछूत चीज़ की तरह खुद से दूर किया। व्हाट? वो अंग्रेजी बाबू ने तुम्हें ये दिया और तुम लेकर आई? फौरन वापस करके आओ, दानी हाकमिया अंदाज में बोली। मैं क्यों वापस करके आऊँ? उन्होंने इतने मान से दिया है। हाँ, अगर तुम्हें नहीं लेना तो तुम वापस कर सकती हो। दरक्षा फौरन अपना एक डब्बा उठाकर कबर्ड में रख गई। ठीक है, मैं वापस करके आती हूँ। एक तो मेरा नाम ले लिया, अब ये रिश्वत दे रहा है। शायद वो अंग्रेजी बाबू मुझे जानते नहीं। दानी ने एक डब्बा उठाकर दुपट्टा ठीक करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। अभी उसने हैंडल पर हाथ रखा ही था कि अकब से दरक्षा की आवाज़ आई। नहीं दानी, तुम ना जाओ, मैं लाई हूँ, मैं ले जाती हूँ। साथ भाई को बता भी दूंगी कि वो माइंड ना करें, और ये गिफ्ट गफूर चचा की बेटी अस्मा को दे दें। तुम तो जानती हो वो मेकअप की कितनी शौकीन है, और ये मेकअप तो आया भी लंदन से है, वो भी ब्रांडेड। उफ, अस्मा तो खुशी से पागल हो जाएगी ये देखकर, और रोज़ जो जूनी मेकअप करके आएगी वो लुक अलग। लाओ, किसी का भला हो जाएगा। दरक्षा दानीन की दुश्मन अव्वल का नाम लेकर उसे दानिश नामी ताज़ा तरीन दुश्मन को खामोश करने पर मजबूर कर गई। लाओ भी अब। दरक्षा मुस्कुराहट होंठों में दबाती हुई बोली। उसके हाथ से बॉक्स लेना चाहा, जिसे दानी ने फौरन दूसरी तरफ कर दिया। एक तो वो पहले ही दिल पर पत्थर रखकर ही देने जा रही थी, ऊपर से अस्मा को देने की बात। वो मैं नहीं दे रही। तो क्या हुआ, उस अंग्रेज ने लाया है? पर ज़रूर उसे आइडिया भाई ने दिया होगा, और ये वापस करने का मतलब हुआ भाई का गिफ्ट वापस करना, जो मैं नहीं कर सकती।
दानिश वापस आकर गिफ्ट कबर्ड में रखते हुए बोली। एक तो वो खुद भी मेकअप की दीवानी थी, ऊपर से अस्मा की मेकअप से उसे खार थी। तीसरा, उसे मेकअप इतना पसंद आया था, वो तो बस अपनी अना का परचम बुलंद करने जा रही थी। अब अस्मा के नाम पर वो भी छोड़ दिया। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। दरक्षा मुस्कुराहट दबाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई।